नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ में। आज 31 मई है और आज भी हम रोज़ की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहले प्रश्न पर चलने से पहले पिछली वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। पहले प्रश्न ये था कि भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता को पुनः लाया जाएगा। तो ऑप्शन था पालुमू राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो जिन लोगों ने इसका आंसर कूनो राष्ट्रीय उद्यान दिया है वह बिल्कुल सही है। इसी के साथ ही चलते हैं आज के वीडियो के अपने पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है, बशर अल असद चौथे कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति चुने गए। ऑप्शन है जॉर्डन, सीरिया, फिलिस्तीन, बोत्सवाना। तो इसका आंसर होगा सीरिया। जो लोग आंसर जानते हैं वे आंसर भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, साथ में मेरे आंसर करते हुए चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि उनका एक रिवीजन भी होता रहेगा। तो बशर अल असद को युद्ध से तबाह सीरिया में चौथे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया था। हालांकि आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनाव ना तो स्वतंत्र हैं और ना ही निष्पक्ष थे। बशर अल असद सीरियाई राजनेता हैं जो 2000 से सीरिया के 19वें राष्ट्रपति हैं। अपने पिता के उत्तराधिकारी हैं जिन्होंने 1971 से 2000 तक अपनी सेवाएं दी हैं। उन्होंने सीरियाई सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ और सीरिया में अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी के क्षेत्रीय सचिव के रूप में भी काम किया है। उन्होंने सीरियाई सेना में डॉक्टर के रूप में भी काम किया था। इसके साथ ही अगर देखें तो सीरिया की लोकेशन, तो सीरिया पश्चिमी एशिया में स्थित है। यह पश्चिम में भूमध्य सागर, उत्तर में तुर्की, पूर्व में इराक और दक्षिण में जॉर्डन और दक्षिण पश्चिम में इजराइल और लेबनान के साथ सीमा साझा करता है। उपजाऊ मैदानों, ऊंचे पहाड़ों और रेगिस्तानों के लिए जाना जाने वाला यह देश कुर्द, सीरियाई अरब, तुर्क, अर्मेनियाई, असीरियन, सर्कीसियन, मैडियन और ग्रीक जैसे जातियों और धार्मिक समूहों का घर है। प्रमुख धार्मिक समूहों में सुन्नी, ईसाई, सलाफी और यजीदी शामिल हैं। अरब सबसे बड़ा जातीय समूह है जबकि सुन्नी सीरियाई भूमि पर सबसे बड़ा धार्मिक समूह है। तो इसके साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है। तो 25 मई, 27 मई, 28 मई या 29 मई। तो इसका आंसर होगा 29 मई। तो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस हर साल 29 मई को मनाया जाता है। यह दिवस काठमांडू, नेपाल और एवरेस्ट क्षेत्र में जुलूसों, स्मारकों, कार्यक्रमों और विशेष कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है। यह दिन हर साल माउंट एवरेस्ट की पहली चढ़ाई की याद में मनाया जाता है। 29 मई 1953 को एवरेस्ट की चढ़ाई न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे शेरपा ने की, जो यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले इंसान बने। 2008 में नेपाल सरकार ने उस दिन को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो माउंट एवरेस्ट यह समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। 0.86 मीटर अभी हाल ही में नेपाल और चीन के वैज्ञानिकों और जो अधिकारी हैं उनकी नाप के द्वारा उन्होंने जो माप तैयार किया है तो 0.86 मीटर की ऊंचाई अधिक दर्ज की गई है। यानी कि माउंट एवरेस्ट लगातार बढ़ रहा है और पिछली बार जब इसकी ऊंचाई मापी गई थी तो 8,848 थी, जिसमें 0.86 मीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसे नेपाली में सागर माथा और तिब्बती में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही 1830 से 1843 तक भारत के सर्वेयर जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट को श्रद्धांजलि के रूप में पहाड़ को एवरेस्ट के रूप में नामित किया गया था। माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल माउंट एवरेस्ट डे 29 मई को मनाया जाता है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में चर्चा में रहा टाइग्रे किस देश में स्थित एक शहर है। मोरक्को, ट्यूनीशिया, इथियोपिया या सोमालिया। तो इसका आंसर यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इसका आंसर क्या होगा? इथियोपिया। संयुक्त राष्ट्र ने अभी चेतावनी दी है कि इथियोपिया के युद्धग्रस्त क्षेत्र टाइग्रे में अकाल से बचने के लिए तत्काल उपाय की जरूरत है। टाइग्रे में संघर्ष 7 महीने से अधिक समय से जारी है और अनुमान है कि इसने हजारों लोगों को मार डाला गया है और सहायता की आवश्यकता में लगभग 5 मिलियन लोगों को छोड़ दिया गया है। तो इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने 2020 में टाइग्रे में एक सैन्य अभियान का आदेश दिया था, जिसके बाद वहां पे बड़े पैमाने पर नरसंहार देखने को मिला था। तो यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है टाइग्रे और एक विवाद का क्षेत्र भी बना हुआ है। किस देश में है? इथियोपिया में है और इथियोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक देश है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर
कि हाल ही में किस राज्य ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वात्सल्य योजना की घोषणा की। इस योजना की घोषणा कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों के लिए की गई है। इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार 21 वर्ष की आयु तक इन बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी। गौरतलब है कि राज्य ने ऐसे अनाथ बच्चों को 3,000 रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता भी दिया जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार इन अनाथों की पैतृक संपत्ति के लिए कानून भी बनाएगी, जिसमें किसी को भी अपनी पैतृक संपत्ति को वयस्क होने तक बेचने का अधिकार नहीं होगा। यह जिम्मेदारी संबंधित जिले के जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने यह भी कहा कि जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई है, उन्हें राज्य सरकार की सरकारी नौकरियों में 5% 37 आरक्षण प्रदान किया जाएगा। तीरथ सिंह रावत का यह चित्र है जो वर्तमान में उत्तराखंड के सीएम हैं। इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में किस देश की राष्ट्रपति ने वहाँ की संसद को विघटित कर दिया है? श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश या इंडोनेशिया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नेपाल। अभी हाल ही में नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने हाल ही में नेपाल की संसद को भंग कर दिया है। अब नवंबर 2021 में आम चुनाव होंगे और हाल ही में अभी केपी ओली शर्मा ने नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, परंतु प्रधानमंत्री ओली और विपक्षी नेता शेर बहादुर देउबा बहुमत सिद्ध करने में असफल रहे थे। तो इससे पहले प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा ने नेपाल की संसद में विश्वास मत खो दिया था। अब उन्हें 30 दिन के भीतर विश्वास मत को हासिल करना था, लेकिन वह हासिल नहीं कर पाए और वह विफल हो गए और संविधान के अनुच्छेद 76 को शुरू किया गया। अनुच्छेद 76 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 76 में इसी बात को बताया गया है, जैसे हमारे यहाँ आर्टिकल 75 में नियुक्ति इत्यादि को बताया गया है, किसके लिए? प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। उसी तरीके से यहाँ पर आर्टिकल 76 में बताया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री की नियुक्ति और उनसे संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे पॉलिटी की क्लास से संबंधित वीडियोस को देख सकते हैं, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल 76 जो कि नेपाल के संविधान का है, वहाँ पर राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि अगर बहुमत स्पष्ट रूप से नहीं आ पाता है किसी का भी, तो वह संसद को भंग कर सकते हैं और पुनः चुनाव की घोषणा की जा सकती है। तो अब चुनाव कब होंगे नेपाल में? नवंबर 2021 में होंगे। तो चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर कि 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर टेड्रोस, नरेंद्र मोदी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन ने 24 मई 2021 को वर्चुअल मोड में 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया है। डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार कार्यकारी बोर्ड ने आगे के प्रयासों के लिए कहा कि जो कोवैक्स सुविधा के तहत कोविड-19 टीकों की निष्पक्ष और समान पहुंच सुनिश्चित कर सकते हैं, इसमें कार्यकारी बोर्ड को आगे आने का सुझाव दिया गया है। यह स्वास्थ्य सभा प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित की जाती है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाती है। इसके अलावा अगला प्रश्न हम लेते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पशु रोग जोखिम पर सलाह देने के लिए WHO ने किस पैनल का गठन किया? एनिमल हेल्थ, वन हेल्थ, यूनिवर्सल हेल्थ या ब्राज़ीलियन हेल्थ। तो इसका आंसर क्या होगा? वन हेल्थ। अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 3 अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ विशेषज्ञों की एक टीम बनाई जो जानवरों से मनुष्यों में बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए एक वैश्विक योजना विकसित करने में मदद करेगी। यह पहल 2020 में फ्रांस और जर्मनी द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन मई 2021 में इसकी पहली बैठक हुई। यह पैनल WHO, विश्व पशु स्वास्थ्य, खाद्य और कृषि संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को जोखिम मूल्यांकन और निगरानी ढांचे विकसित करने की सलाह देगा और कोविड-19 जैसे जीनोटिक प्रकोपों को रोकने और तैयार करने के लिए बेहतर प्रथाओं की स्थापना में मदद करेगा।
इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जूनोटिक प्रकोप क्या होता है, तो जूनोटिक रोग या प्रकोप एक संक्रामक रोग है जो प्रजातियों के बीच जानवरों से मनुष्यों में या मनुष्यों से जानवरों में फैलता है। इस प्रकार आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये एयरबॉर्न भी हो सकते हैं, यानी कि वायु के माध्यम से भी फैल सकते हैं, वेक्टर के माध्यम से भी, वेक्टर मतलब जो छोटे छोटे कीट होते हैं उनके माध्यम से फैल सकते हैं, या जानवरों के सीधे संपर्क में आने से, या ये फूड बॉर्न भी हो सकते हैं, यानी कि हम यदि इन्फेक्टेड मीट या मिल्क को कंज्यूम करें तो भी ये हो सकता है। तो इसके अलावा ये डायरेक्ट कांटेक्ट, एनिमल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से भी हो सकता है। तो हम देख सकते हैं कि जो जूनोटिक प्रकोप है या जूनोटिक रोग जो होते हैं वो क्यों होते हैं, प्रजातियों के बीच यानी कि जानवरों से मनुष्यों में और मनुष्यों के जानवरों के बीच में यह रोग फैलते हैं। जैसे कोरोना वायरस भी कुछ इसी प्रकार से माना जा रहा है। तो इसी के साथ ही चलते हैं अगले प्रश्न पर। लुप्तप्राय अफ्रीकी वायलेट प्रजाति का पौधा भारत के किस राज्य में खोजा गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा या मिजोरम। तो इसका आंसर होगा मिजोरम। अभी हाल ही में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल द्वारा अफ्रीकी वायलेट नामक पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की गई। अफ्रीकी वायलेट मिजोरम के कुछ हिस्सों और म्यांमार के आसपास के इलाकों में पाया जाता है। इस खोज ने जैव विविधता में पूर्वोत्तर के लिए एक मंच दिया है जिसे अभी भी पूरी तरीके से खोजा नहीं गया है। भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल ने नई प्रजातियों को डिडिमोकार्पस विकीफंकिया के रूप में वर्णित किया है। इसके अलावा अगर देखें तो यह प्रजाति वर्तमान में मिजोरम में केवल 3 स्थानों पर पाई जाती है। उन्हें एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में माना जाता है। अफ्रीकी वायलेट पौधे क्या हैं, तो ये गेस्नेरियस परिवार के जीनस सेंट पॉलिया में फूल वाले पौधे हैं। ये पौधे उष्णकटिबंधीय पूर्वी अफ्रीका में ऊंचाई वाले क्षेत्र के मूल निवासी हैं। वे व्यापक रूप से बागवानी के रूप में भी उगाए जाते हैं। इस पौधे की पत्तियां गहरे हरे रंग की होती हैं और तने लंबे होते हैं। ये पौधे द्विपक्षीय रूप में सम्मिलित होते हैं जिनमें 5 पंखुड़ियाँ होती हैं। वे सफ़ेद, बैंगनी या गुलाबी रंग के हो सकते हैं, जिस प्रकार ये चित्रों में दिख रहा है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि वर्चुअल बैसाख वैश्विक समारोह का आयोजन कब किया गया। ऑप्शन है 21 मई, 24 मई, 26 मई या 29 मई। तो इसका आंसर होगा 26 मई को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2021 को बुद्ध पूर्णिमा पर वर्चुअल बैसाख वैश्विक समारोह को संबोधित किया। दुनिया भर के 50 से अधिक प्रमुख बौद्ध धर्मगुरुओं ने भी वर्चुअल समारोह को संबोधित किया है। बुद्ध पूर्णिमा कार्यक्रम पर वर्चुअल बैसाख वैश्विक समारोह का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से किया गया था। इसे बुद्ध जयंती या बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। यह तिब्बत और मंगोलिया सहित दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्धों और हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार भी है। यह त्यौहार थेरवाद, तिब्बती बौद्ध धर्म और नवयान में गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान और मृत्यु की याद दिलाता है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो आप बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के विषय में आप हमारी इंडियन हिस्ट्री की जो एशियंट क्लासेस हैं उनको देख सकते हैं। वे प्लेलिस्ट के पूरी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। पेम्पा सेरिंग कहाँ के निर्वासित राष्ट्रपति बने। म्यांमार, बलूचिस्तान, तिब्बत, कुर्दिस्तान। तो इसका आंसर होगा तिब्बत के। हाल ही में पेम्पा सेरिंग ने निर्वासित तिब्बती सरकार के राष्ट्रपति बने। निर्वासित तिब्बती सरकार के राष्ट्रपति को सिक्योंग कहा जाता है। पेम्पा सेरिंग निर्वासित तिब्बती सरकार के मुख्यालय धर्मशाला में शपथ ली और राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने लोबसंग सांगे की जगह ली है। इनसे पहले कौन थे? लोबसंग सांगे थे। देखिए तिब्बती जो लोग हैं बड़े पैमाने पर निर्वासित होकर भारत आए थे 1960 में, जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। तो पेम्पा सेरिंग एक तिब्बती राजनेता है। उनका जन्म 1967 में कर्नाटक में हुआ था। उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से पढ़ाई पूरी की। पेम्पा सेरिंग को 1996 से 2006 तक पार्लियामेंट ऑफ सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 2 बार चुना गया।
वे 2016 के सिक्योंग चुनाव में रनर अप रहे थे, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में वो रनर अप रहे थे। देखिए, तिब्बती लोग जो हैं अभी धर्मशाला से ही अपनी राजनीतिक क्रियाविधि को चलाते हैं। तिब्बत में वे नहीं रह सकते हैं क्योंकि वहाँ पर चीन का कब्जा है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन तिब्बत की निर्वाचित संसदीय सरकार है जो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बेस्ड है। उनकी स्थापना 28 अप्रैल 1959 को हुई थी। इसकी एक न्यायिक शाखा, विधायी शाखा और कार्यकारी शाखा भी है। तो ये चित्र है किसका? शेरिंग जी का, जो कि अभी निर्वासित तिब्बती सरकार के राष्ट्रपति चुने गए थे। तो ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। चलते हैं वीडियो के अंत में पूछे जाने वाले प्रश्न पर कि हाल ही में किसे स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया गया? तो ऑप्शन है राजेंद्र सिंह, अमर्त्य सेन, अरुंधति भट्टाचार्य, सुचित्रा महाजन। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। जिन्होंने पिछली क्लासें की हैं वो इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होंगे, और जो लोग रेगुलर करंट अफेयर्स देख रहे हैं तो बेसिक के साथ साथ करंट अफेयर्स के साथ चल रहे हैं, तो उनको जीएस की परीक्षा में कोई पीछे नहीं कर सकता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है तो। धन्यवाद।